नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए के तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में कल बुधवार को दिल्ली में एनडीए की एक बैठक भी हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए ने अपना नेता चुना है। माना जा रहा है कि कल 8 या परसों 9 जून तक नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भी संभावित है। वहीं अब इस बीच जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण करने से पहले ही एनडीए में शामिल पार्टियां मंत्री पद को लेकर अपनी मांग रखने लगी हैं। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक खबर है कि जेडीएस बेटे और दामाद दोनों के लिए मंत्रालय चाहती है। एक तरफ जहां जेडीएस ने बेटे कुमार स्वामी के लिए कृषि मंत्रालय की मांग की है, तो वहीं दामाद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मांगा है। बता दें कि जेडीएस ने कर्नाटक की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं सरकार के गठन से पहले मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कुमार स्वामी ने कहा कि हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है, हमारी प्राथमिकता कर्नाटक से जुड़े मुद्दों का समाधान है। हालांकि कुमार स्वामी ने ये स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की रुचि कृषि मंत्रालय में है। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या फैसला होता है। चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है कि इंडिया गठबंधन टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि दोनों ही पार्टी प्रमुखों ने इस तरह की अटकलों पर कल बुधवार को विराम लगा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनकर। लेकिन इस बीच टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह एनडीए के साथ हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कल 5 जून को एनडीए को अपना पूरा समर्थन दे दिया है। इंडिया गठबंधन कुछ भी कहे, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। उन्होंने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को हो सकता है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एनडीए के कई और बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कुछ मांगे रखी हैं। टीडीपी के सूत्रों के अनुसार चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के आगे 6 बड़े मंत्रालयों की मांग रखी थी। इसके अलावा टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है। बता दें कि टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसे 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि नायडू ने साफ कर दिया है वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। बताया गया है कि वह बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम 5 विभाग शामिल हैं, जिनकी डिमांड उन्होंने की है। टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। उन्होंने कहा कि जहां सवाल सरकार बनने का और ना बनने का है, तो सरकारें बना करती हैं और सरकारें गिरा करती हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में बहुमत ना हो तो बहुत लोगों को खुश करके बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है, इस बार विपक्ष मजबूत होगा, इस बार विपक्ष की आवाज़ नहीं दबेगी। सपा प्रमुख ने भी अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाते हुए आगे कहा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जनता के सामने प्रस्तुत किए गए। सबसे बड़ा प्रश्न अग्निवीर की नौकरी का है। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती। अखिलेश यादव ने आगे अयोध्या में मिली जीत पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने देखा होगा। उन्हें उनकी ज़मीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी ज़मीन बाजार मूल्य के बराबर नहीं ली गई। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी ज़मीन जबरन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बार फिर तीसरी बार बनने जा रही एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं।
बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हमें जो जनादेश मिला है वह तानाशाही करने वालों के खिलाफ मिला है और हमें जब मौका मिलेगा तब हम लोगों की सरकार को बदलने की जो इच्छा है उसके लिए कदम उठाएंगे। इसके साथ ही एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर राउत ने कहा था कि यह सर्वसम्मति कब तक बनी रहती है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। अब दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर जब सपा नेता रामगोपाल यादव से सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की कोशिश करेगा, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी यानी अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी के बीच बातचीत हुई है। सपा नेता ने कहा कि अभी सभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अयोध्या से 50,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, ये लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको बता दें कि अयोध्या फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 2 बार से अयोध्या से ही सांसद रहे बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को हरा दिया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था, ये लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। सबसे अधिक समर्थन हमें दलित भाइयों से मिला जो बीजेपी की नीतियों के असल भुगत भोगी हैं। दलितों के साथ साथ ओबीसी और अल्पसंख्यकों का भी साथ मिला, हमें किसानों का भी साथ मिला और वो साथ किसी भी जाति से परे था। उन्होंने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में आगे कहा कि बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेना चाह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। वो मंदिर का राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे थे और लोगों को बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और किसानों के मुद्दे से भटकाना चाहते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में एक नहीं बल्कि कई सारे उलटफेर देखने को मिले हैं। जहां कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए तो वहीं कई आम आदमी जीत दर्ज कर संसद तक पहुंचे हैं और इन सब के बीच ही 2 नाम ऐसे भी हैं जो आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में विजयी हुए हैं और वो 2 नाम हैं अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद। जहां अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से जीत हासिल की है तो वहीं शेख अब्दुल राशिद ने कश्मीर घाटी की बारामूला से चुनाव जीता है। इन दोनों के जेल में रहते हुए विजयी होने के कारण इनकी जीत खूब चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि जेल में बंद ये दोनों क्या पद की शपथ ले पाएंगे और क्या वे संसद सत्र में भाग ले पाएंगे। तो इसका जवाब हम आपको बता दें। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो कानूनी तौर पर अमृतपाल सिंह और शेख अब्दुल राशिद को 18वीं लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया गया है, फिर भी वे संसद के सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार रखते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या वे सांसद के रूप में पद की शपथ ले पाएंगे। संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर जीतने वाला उम्मीदवार जेल में है तो उसे अधिकारियों से शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद ले जाने के लिए कहना चाहिए और शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। ओडिशा राज्य में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें कि बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेडी को भाजपा के सामने करारी हार मिली है। वहीं अब इस हार के बाद बीजेडी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नवीन पटनायक ने कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब ओडिशा के 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और अब केवल 10% लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में हमारे प्रयासों और महिला सशक्तिकरण के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। हमारी पार्टी ने ओडिशा के विकास के लिए काम किया है और हम 24 घंटे राज्य के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के लिए एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि यूपी कांग्रेस के मेरे सभी साथियों को मेरा सलाम। मैंने आपको धूप और धूल में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। आप झुके नहीं, आप रुके नहीं। कठिन से कठिन दौर में आपने लड़ने की हिम्मत दिखाई। आपको प्रताड़ित किया गया, आप पर फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में डाला गया, बार बार नज़रबंद किया गया, मगर आप डरे नहीं। कई नेता डरकर चले गए लेकिन आप टिके रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर।
जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा और हमारे संविधान को बचाने का ठोस संदेश पूरे भारत को दिया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं। इनको नकारने की कीमत भारी होती है। चुनाव जनता का है, जनता ही लड़ती है और जनता ही जीतती है। इंडिया अलायंस की बैठक से इतर कल बुधवार को ही एनडीए की भी एक बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुना गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में नरेंद्र मोदी समेत कुल 21 नेता शामिल थे। इनमें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमार स्वामी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, इंद्रहंग सुब्बा, सुदेश महातो, राजीव रंजन सिंह और संजय झा भी थे। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने से संबंधित प्रस्ताव में लिखा था कि बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। अब इसी प्रस्ताव को शेयर करते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यह प्रस्ताव फर्जीवाड़े की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी का भौकाल बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर वोट मांगा था, जिसे हमारे देश की जनता ने नकार दिया। अब अचानक उन्होंने मुर्दा एनडीए में जान फूंकने की कोशिश की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के सर्वसम्मति से नेता चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपके नेतृत्व का देश के लोगों के जीवन पर और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा पर जो परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है वह अद्वितीय है। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपका नेतृत्व भारत को विश्व बंधु बनाने के हमारे प्रयास में मार्गदर्शन करता रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसी बधाई संदेश को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि विश्व गुरु अब आधिकारिक रूप से विश्व बंधु बन गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि लेकिन वास्तव में एक बार विश्व गुरु बनने वाले उसके बाद हमेशा विश्व गुरु ही रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।